हाँ देखिए, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और नीचे लिखें, ये देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? पहले रेस्पिरेशन का डिफिनीशन जानेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है पहले ये जानेंगे। आप अब जरा ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला टॉपिक क्या बताएंगे हम आपको? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद आगे बातें बताएंगे। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ये बात आपको जानना है। द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया, द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रम जिसमें, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसमें सेल जो है, जिसमें क्या होता है? सेल, जिसमें सेल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। समझ रहे हैं ना? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन पहले पढ़ा रहे हैं, प्लांट नहीं, प्लांट के विषय में नहीं बता रहे अभी हम। समझ रहे हैं ना? जो एनिमल प्लांट दोनों में कॉमन है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप कहेंगे हम लोग के पास ब्रीथिंग आर्गन है, उनके पास ब्रीथिंग आर्गन नहीं है, वो सब बातें अलग हम बताएंगे। लेकिन पहले सेलुलर रेस्पिरेशन जो कॉमन एनिमल प्लांट दोनों में बता दें। तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, रेस्पिरेशन का डिफिनीशन जो है वो पहले ध्यान दीजिए। द प्रोसेस इन विच फ्यूल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, द प्रोसेस इन विच फ्यूल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बात समझ रहे हैं ना? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्यूल मॉलिक्यूल आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है और आपको एनर्जी मिलती है। आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बात समझे? कैसे मिलती है, क्या होता है, ये पहले बात की बातें हैं। तो पहले डिफिनीशन तो लिखेंगे आप, सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच फ्यूल मॉलिक्यूल, फ्यूल मॉलिक्यूल, फ्यूल मॉलिक्यूल्स मतलब ईंधन, ईंधन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। सीक्वेंस में, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, सीक्वेंस में लिखूँगा। पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे कौन होगा? फैट। तीसरे नंबर पे कौन होगा? प्रोटीन। ये तीनों फ्यूल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फ्यूल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड, किसके लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए।
एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अब ये कैसे हो सकता है? रेस्पिरेशन when occurs in absence of oxygen, O2, called as, क्या कहते हैं इसको? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन when respiration occurs in presence of oxygen, called aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या कहेंगे? एनाएरोबिक। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो एरोबिक। हो गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो एरोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो एनाएरोबिक। बात समझे? इधर देखो, मैं भी सेलुलर रेस्पिरेशन के विषय बता रहा हूँ, ख्याल के रहिएगा। लो, हो गया? आगे देखिए, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, वह प्रक्रिया जिसमें फ्यूल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ऑक्सीडाइज होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। रेस्पिरेशन व्हेन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोले? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? एरोबिक में। एनाएरोबिक में कितना % होती है और एरोबिक में कितना होती है? सब बताया गया आपको। केवल 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है कब? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। 38 ATP का शुद्ध लाभ होता है कब? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, याद रखिएगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखेंगे शुद्ध ATP का कितना लाभ होगा? 2 और इसमें शुद्ध ATP का लाभ होगा 38 एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब आप देखिए ज़रा, देखिए पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है, ये एक सेल है,
और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कौन सिस्टम है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें से क्या रहा है? बोलिए ना, और क्या रहा है? आ रहा है ना? किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगा? एटीपी के रूप में। बात समझ रहे हैं ना? ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये बन रहा वाटर, ये बन रहा 6CO2, ये बन रहा है एटीपी। समझ रहे हैं ना? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो 38 एटीपी मिलेगा। कितना फायदा होगा? 30 एटीपी। बात समझ रहे हैं ना? अगर एनारोबिक होगा तो कितना? अगर एनारोबिक होगा तो कितना बनेगा? केवल 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होगा। ये नेट गेन है, ये नेट गेन है। जरा ध्यान दीजिए, चाहे कोई प्लांट हो या एनिमल, ध्यान पर समझिएगा, चाहे कोई प्लांट हो या एनिमल, देखो आप, चाहे कोई प्लांट हो या एनिमल, सबसे पहले फ्यूल मॉलिक्यूल में चाहे जो भी हो, आपकी बॉडी के सेल के अंदर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर जब पहुंचता है तो सेल के अंदर पहला काम होता है क्या? ग्लाइकोलाइसिस। सेल के अंदर पहला स्टेप कौन होता है? ग्लाइकोलाइसिस होगा। समझ रहे हैं ना? ग्लाइकोलाइसिस दोनों के लिए कॉमन है, एनारोबिक और एरोबिक के लिए। समझ रहे हैं ना? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है आपके साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? वो चाहे प्लांट का सेल हो या एनिमल्स का सेल हो। क्वेश्चन तो पूछेगा ऐसे ही, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। ग्लूकोज सेल में पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा। पहले का एटमॉस्फेयर, जब इस समय कोई यहाँ पृथ्वी अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था, उस समय का वातावरण रिड्यूसिंग टाइप का था, उसमें हाइड्रोजन की बाहुल्यता थी। आज का वातावरण आपसे कोई पूछो ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बाहुल्यता और क्या करता है? वो मॉलिक्यूल को तोड़ता है। ये देखिए, तो ये मैं बता रहा था, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ऐसा कब होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो नॉर्मल सेल करती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो मामला थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब जरा ध्यान दीजिए, सुनिए, आप हमारी बातों को सुनिए। जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है किसके? सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं ना? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है F1 पार्टिकल में। बोलो यार, हाँ होता है।
ये मैं अभी सिंपल बातें बता रहा था। अब कुछ कॉमन बातें आपको बता दें जो कॉमन है सबके लिए। अभी मैं प्लांट के विषय में सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, ये कॉमन एनिमल सबके लिए बता रहा हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन 3 चीजें होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में तीन बातें होती है। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देहाती भाषा में बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स साइकिल को और एक बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। नहीं कहते सिट्रिक एसिड साइकिल, कहते हैं ना। या इसको बोलते ट्राई कार्बॉक्स, इधर देखिए, या क्या बोलते हैं ट्राई कार्बॉक्सिलिक एसिड साइकिल। बहरहाल अभी उतना डिटेल बताने की हमें जरूरत नहीं, समझते हैं। इसको ग्लाइकोलाइसिस के इम्बेडेन मेयरहाफ पाथवे कहते हैं। इधर देखो, इम्बेडेन मेयरहाफ पासनाथ पाथवे ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं, EMP पाथवे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या, पहले डिफिनीशन देखेंगे इसका। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? ग्लाइकोलाइसिस it is a process in which glucose molecule break down into किस में ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन वाला है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है। हो गया। Glycolysis process occurs in कहाँ होता है? साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म कह लीजिए। साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट और एनिमल सेल, किसी का भी हो सकता है। प्लांट एक में नहीं, सॉरी, प्लांट एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टन्स, मोनेरन्स, सब में होता है। ETC मोनेरा में भी होगा, प्रोटिस्टा में भी होगा, फंजाई में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई जब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ही टूटना है
जब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ही टूटना है तो ये जो 9-10 स्टेप का रिएक्शन है, क्यों? आपको बुक में 9 या 10 कितने के दिया? 10 स्टेप दिया कि 9 ही स्टेप होता? 10 से देखिए बुक में, आप अपने देख लीजिएगा, 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं ना? इधर देखिए, मैंने कहा जब ग्लूकोज, इधर देखो ना यार आप, जब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ही टूटना है तो ये रिएक्शन 10 स्टेप का क्यों? पहली समस्या है, जब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में ही टूटना है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बोलिए ना, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक है ग्लूकोज, वह टूटता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो ये स्टेप में 10 स्टेप क्यों लगता है? 10 स्टेप का प्रोसेस क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्ट एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोज को किसमें तोड़ दे? पायरुविक एसिड में, इसलिए 10 स्टेप का रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस is 10 steps reaction. Each step involves one enzyme. It means इसका मतलब हो गया, इट मीन्स 10 enzymes required for glycolysis. Required for glycolysis. बोलिए ना। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस है क्या और भी जान लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस is common in anaerobic and aerobic respiration। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है। एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होगा। बोलिए ना। In anaerobic respiration, in anaerobic respiration, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, लेकिन बहुत लेस अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, बताएं नहीं? ईएमपी पाथवे, इम्बडेन मेयरहाफ पार्सनाथ पाथवे, इम्बडेन मेयरहाफ पार्सनाथ पाथवे हो गया। बुक में लिखा है, आप पढ़िएगा देखिएगा क्या है। ईएमपी पाथवे कहते हैं।
इसको कुछ नहीं करना, आपको एक बात में फटफट फटफट याद कर लेना है। इरेज कर दें अभी। बोलिए। इरेज करें? बोलो भाई। इरेज कर दे रहे हैं। तो देखो इधर देखो, ये है ग्लूकोज, एकदम ऊपर से लिख दें, लेकिन ऊपर चमक रहा है बहुत तेज। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में किस में कन्वर्ट होगा? मतलब ग्लूकोज में 6वें कार्बन पे जाके कौन जुड़ जाएगा? 6वें कार्बन पे जाकर जुड़ जाएगा। इसमें एंजाइम कौन, इसमें कौन यूज, इधर देखिए, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एक एडीपी में, एक एडीपी एक एटीपी। इधर देखो, एक एटीपी का खर्च होगा, यहाँ पे एक एटीपी खर्च होगा। क्या खर्च होगा? एक एटीपी। देखिए हम आपको बता चुके हैं, जहाँ पर एटीपी खर्च हो रहा है वहाँ पर तुरंत कौन काम करेगा? काइनेज। याद रखिएगा, एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी बन रहा है, तो वहाँ पे तुरंत आप सीधा सीधा लिखेंगे काइनेज काम कर रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज है इसे ग्लूकोकाइनेज कह सकते हैं, ये हेक्सोज है इसलिए हेक्सोकाइनेज कह सकते हैं। ये कै कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। ये कौन है? 6 कार्बन वाला है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। बोलिए ना यार, यहाँ पे आइसोमर बन रहा है, तो क्या कौन एंजाइम काम करेगा? आइसोमरेज। अरे बोलते ना। हाँ, इधर देखिए फिर क्या हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज हम नहीं जानते, बताओ बेटा क्या होगा? 1,6 डाइफास्फेट, 1,6 डाइफास्फेट। इस डाइफास्फेट, 2 फास्फेट कहाँ से आ गया? इधर देखो 2 फास्फेट कहाँ से आया? फिर एक एटीपी खर्च होगा यहाँ पे, ये एटीपी वाला, ये एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, एक फास्फेट इससे जुड़ गया, और फिर एटीपी यूज हो रहा है तो एक फास्फेट इससे जुड़ जाएगा पहले से, ये हो गया एडीपी। फिर यहाँ पे कौन काम करेगा? काइनेज एंजाइम। बोलिए ना। अब 1,6 डाइफास्फेट किस में टूटता है? 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, एक टूटेगा 3 फास्फो। बोलो बेटा। अब बोला नहीं पा रहे हैं, क्या करें, हम बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभी। 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, या 3 कार्बन वाला है। और इधर देखिए, और रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखते हैं। 3 फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड, और ये 3 कार्बन वाला है, ये भी एक है 6 कार्बन वाला, याद रखिए कुल। और क्या बनेगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं है,
डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, यह भी कै कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकता है, समझे? अब 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? देखो इधर, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मैं पढ़ाया हूं आपको 2 बार। 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखो बुक पढ़ो आप। फिर देखिए ना मिला? अब भाई कहाँ ये 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेगा 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, मिला है? हाँ, क्या बुक में दिया हुआ है? कौन? ये बाद में आएगा भी। अभी क्या बनना था? हाँ, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये NADH 2 निकलेगा। यहाँ पे म्यूटेज काम करता है, यहाँ पे काइनेज ही काम करेगा। इसके बाद जो परेशानी पूछे बताएंगे, टेंशन ना लिए तू। फिर देखो अभी इस स्टेप हम यहाँ नीचे बढ़ा रहे हैं। 2-फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है ना, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये बन जाएगा 2-फास्फोइनॉल पायरुविक बना कि नहीं बना है? देख ली बुक में, देखिए। फिर
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूरिन नहीं, पायरुविक एसिड। यहाँ पे एडीपी से एटीपी बनेगा। यहाँ पे भी कौन काम करेगा? काइनेज। यहाँ पे इनॉलेज। यहाँ पे एल्डोलेज। ये तोड़ने वाला एल्डोलेज यहाँ पे। यहाँ पे काम करेगा डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप में ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, पांचवा स्टेप है, छठा स्टेप है, सातवां स्टेप है, आठवां स्टेप है, नौवां स्टेप है और ये 10वां स्टेप है। क्या हो गया? बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं। कुछ है नहीं। इसको कम से कम कॉपी पे 5 बार लिखेंगे आप, 6 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। हम आपको बुद्धि बता रहे हैं, कुछ करना भी नहीं आपको है। और ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ग्लाइकोलिसिस का लेखा जोखा निकालते हैं, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसको भेज देते हैं। फट से आपको पता चल जाएगा। ये 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। कै कार्बन वाला है ये? 2 मॉलिक्यूल बनेगा, याद रखिएगा इसको। लो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कै कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। कै मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल। एक याद कर रहे हो। ये 6 कार्बन वाला कौन है? 1 मॉलिक्यूल है। ये को याद कर रहे हो। यहू भी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको दिखाएं, सुनिए इधर देखिए। एंजाइम बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। समझा दें आपको?
क्या हो गया? समझाएं आपको? देखो इधर, याद करना नहीं, आप समझ के याद करना होता है, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पहली बात, एक ग्लूकोज सेल में जैसे ही पहुंचता है उसका फास्फोरिलेशन होता है। किसी भी रिएक्शन को चलाने, आप इधर कंसंट्रेट होने यार 1 मिनट के लिए, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि उसका फास्फोरिलेशन हो, एनर्जी खर्च होगी उसमें। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई रिश्तेदार आया और रिश्तेदार जैसे ही आया घर में तैसे ही आपने इधर देखिए हाल चाल पूछा, नाश्ता पानी कराया, तो जो रिश्तेदार आया हुआ वो रुकना चाहेगा कि भाई अच्छे लोग हैं, नाश्ता पानी करा रहे हैं और थोड़ा जो है कि हाल चाल पूछ रहे हैं। और कोई रिश्तेदार आया, आप अपना शो का टीवी देख रहे हो, बेचारा आया और आने के बाद जो है अगर समझदार होगा तो कोई बातचीत जब नहीं होगी तो रिटर्न बैक टू पवेलियन हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोज जैसे सेल में प्रवेश करती वैसे ही पहला काम होता है फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? फास्फोरिलेशन का मतलब एटीपी से एडीपी बनेगा, जो इसमें से फास्फेट निकलेगा, एक ठो इधर देखिए, एक ठो जो फास्फोरस निकलेगा किससे अटैच हो जाएगा? 6वें कार्बन पे ग्लूकोज के, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। एक लोग नीचे देख रहे हैं, पता नहीं बेचारे क्या कर रहे हैं। तुम्हारा पढ़ने में नहीं लगता यार, लग रहा है। ये ग्लूकोज देखा था? हाँ कद हाँ देख रहे हैं। ग्लूकोज कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में गया? बोले यार। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उसका मेहमान नवाजी होगी। मेहमान नवाजी कौन करता है? एटीपी। एक फास्फेट दे देगा, इससे बंध जाएगा। चौथे कार्बन पे, 6वें कार्बन पे जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। और जहाँ पे एटीपी से एडीपी, एडीपी से एडीपी बने, वहाँ पे काइनेज काम करेगा, कन्फर्म है। बोलो यार हाँ। एक एटीपी खर्च हुआ यहाँ पे। फिर देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट का ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा, आइसोमर है। कौन है ये? आइसोमर। अब बन गया आइसो, ये काम कर किया आइसोमरेज। आइसोमर बनाने के लिए आइसोमरेज है, काम करेगा ना? बोलो भाई। आइसोमर काम किया, ये बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में इधर देखिए फिर एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इसका एक फास्फेट जो निकलेगा तो कहाँ जाकर जुड़ेगा? पहले कार्बन पे। तब ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट पहले में था, यहाँ पे एक कार्बन और आकर जुड़ गया, बन गया या फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। डाई को बाई भी लिख सकते हैं। नहीं बाई बुक में लिखा है सर जी, आप तो डाई बताए थे, यहाँ बाई लिखा हुआ है। हम कहे पगला है तू, डाई बाई एक का होता है। अब समझे? डाइफास्फेट या बाईफास्फेट मतलब एक ही है। एक का मतलब होता है कि 2 ठो रहेगा। अभी क्या हो गया? पहले कार्बन पे 6वें कार्बन पे क्या हो गया? फास्फेट जुड़ गया। यहाँ पर भी देखो एंजाइम कौन काम कर रहा है? काइनेज। अब ये टूट जाएगा, एल्डोलेस के द्वारा टूट जाएगा। किसमें? 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, 3 डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में। नहीं दिया बुक में? टूटा ना? 3 कार्बन वाला यहू है, 3 कार्बन वाला यहू है। ये फिर इसमें कन्वर्ट होकर फिर ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट बन जाता है। यह वाला फिर इसमें कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट बन सकता है। तो एक ग्लूकोज, अब देखिए जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, इधर देखिए इनऑर्गेनिक फास्फेट इसमें जुड़ेगा। बुक में नहीं दिया, वो देख लीजिए। इधर देखो ये तीसरे फास्फेट था ना। फिर देखिए 1,3 कहाँ से आया? पहले पे कहाँ से फास्फेट आएगा? एटीपी तो यूज नहीं हो रहा है। यही इनऑर्गेनिक फास्फेट से ये फास्फेट यहाँ पर आ रहा, पहले जुड़ रहा है। अब ये बन गया 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड भी कर सकते हैं, पीजीए कहते भी हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड कहीं सज जाए तो पीजीए, पीजीए तो सुनबे ना किए हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड हुआ। यहाँ पे देखो NAD से NADH भी निकलता है। इधर देखो ये NADH से 2 NAD से 2 NADH निकलेगा। एंजाइम कौन काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। कौन काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसमें अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब फास्फेट ग्रुप निकला। हम इधर यहाँ देखते हो ना यार, पहला वाला फास्फेट निकल गया, पहला वाला फास्फेट गया, तो जब बंडवा टूटेगा तो एनर्जिया बनेगी, तो कहाँ किस रूप में होगा, एटीपी के। 1 से 1 बनेगा, 2 से 2। हम बोलते ना, हाँ 2 एडीपी से 2 एटीपी बनेगा ना। फिर देखो यहाँ पे काम कौन किया, अम्मा कौन काम किया, तू बताओ। काइनेज। काइनेज क्या करने के लिए जिम्मेदार होता है, बता दो आज तो, एकदम जोश में बताना। हाँ हाँ जाएगा ना, बहुत सही, बहुत वेरी गुड। देखो एडीपी से क्या होगा, एटीपी बना ना। अब देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, 1 फास्फेट निकला, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अब इसमें म्यूटेशन होगा। देखो ये तीसरे कार्बन वाला, सुनो बहुत ध्यान पर, सुनो तो समझ में आएगा नहीं, आएगा नहीं। ये तीसरे कार्बन पे जो फास्फेट था वह म्यूटेज एंजाइम के द्वारा, म्यूटेज ये क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहा है। फास्फेट तीसरे से किस पे भेज देगा, दूसरे पे। फास्फेट को तीसरे से कहाँ भेज दिया, दूसरे पे। अब ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलो ना आप, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना, तीसरे पे था, दूसरे पे भेज दिया, इसीलिए इसको म्यूटेज कहते हैं। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, 2-फॉस्फोइनाल पायरुविक एसिड, 2-पेप भी कहते हैं, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड 2-पेप कहते हैं। आप मत समझिएगा पेप्सी कोला यहाँ आ गया है, पेप जानते रहिएगा। यहाँ पे काम कौन करेगा, एंजाइम, इनोलेज। कौन काम करेगा, इनोलेज, बोलिए है ना। अब फिर फास्फोइनाल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में। कै मॉलिक्यूल बना, 2 ठो। ये भी कन्वर्ट हुआ है ना उसी में, 2 ठो बना। और यहाँ पे क्या होगा, 2 एटीपी फिर बना। क्या एटीपी बना, 2 एटीपी। जब 2 एटीपी फिर बना, फिर कौन काम करेगा, करे दे यार, क्या प्रॉब्लम है। क्या एटीपी बना, तो मिला के 4 ठो। कै ठो एटीपी खर्च हुआ था, 2 ठो। तो मजा देंगे, फायदा कितना हुआ, 2 का। बना कै ठो, 4। ये बानर का यार तुम हैं, यह अब नॉर्मल हो गया। इसका भेजा जो है, इसका स्क्रू ढीला हो चुका है, इसको पेचकस से कसना पड़ेगा। हाँ हुआ भाई। देखो इधर, हाँ सुनो इधर देखो, क्या एटीपी बन रहा है यहाँ पे, देखो जरा क्या एटीपी बन रहा है। 4 एटीपी फॉर्म्ड हो रही हैं, 2 एटीपी कंज्यूम्ड हो गई हैं, कंज्यूम्ड हो गई, तो शुद्ध लाभ हुआ 2 एटीपी का, नेट गेन हो गया। ये नेट गेन कितने का हो गया, 2 एटीपी का। लेकिन अगर क्या हो, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से कंसल्ट करेगा तो यहाँ से 10 एटीपी बनेगा और 8 का फायदा होगा। कैसे पूछो, कौन बताएगा, अमन बताओ। ये जो है कि ये तो 4 एटीपी बना यहाँ पे, 2 ठो यहाँ बना, 2 ठो यहाँ बना, 4 एटीपी हो गया। 2 ठो यहाँ खर्च हो गया, 1 ठो यहाँ, 1 ठो यहाँ खर्च हो गया ना। एटीपी से एटीपी बना, एटीपी से खर्च हो गया, तो यहाँ पे माइनस कर दिए, 2 एटीपी बन गया। अब बताओ अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हम बता रहे हैं कि 10 एटीपी बनेगा। कितना बनेगा,
10 ATP, जिसमें से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा शुद्ध लाभ कितने का होगा? 8 का। 8 ATP का शुद्ध लाभ होगा, लेकिन कब? जब ये एरोबिक होगा तब, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तब। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो 2 NADH है, 2 NADH ये जो है, ये 2 NADH, एक NADH से 3 ATP और 2 NADH से 6 ATP, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस 2 घटा देंगे, हो जाएगा 8। लेकिन ये कब होगा? जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन से लिंक होगा तब। मतलब समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? ये NADH का ऑक्सीडेशन, ये NADH जो है यहाँ पे, ये देखिए NADH ये किस फार्म में है? रिड्यूस फार्म में है। इसका ऑक्सीडेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इधर यहाँ देखो यार, फिर बतिया रहे हो, सुनो हमारी बात। यह NADH रिड्यूस है। क्या है ये? रिड्यूस। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, कब ऑक्सीडाइज होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में, ETS में, तब ये इससे एनर्जी निकलेगी। कितना एक NADH से 3 ATP, तो 2 NADH से कितना ATP? 6 ATP। तो 6 4 10, 10 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 8। बोलिए ना, 8 ATP का लाभ होगा ना, तब बनेगा क्या ठो? 10 ठो। कोई परेशानी है भी आपको इसमें? बोलिए। इसी को हम लिंक कराते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। बोलिए जल्दी से। ये एनारोबिक में बन रहा है। केवल इरेज कर दें अब। अगर यही क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। कैसा रेस्पिरेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुविक एसिड कब? 3 कार्बन वाला है ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। बोलिए ना। यह अगर इधर देखो, किस में हो रहा है ये? बैक्टीरिया में। किस में होगा? बैक्टीरिया में। और अगर ये क्या है? अगर यही ईस्ट है, खमीर, कौन है? खमीर। फर्मेंटेशन हो रहा है, तो जानते क्या बनेगा? यहाँ पर भी NADH से NAD बनेगा,
और C2H5 OH बन जाएगा एथिल एल्कोहल। और क्या बनेगा? CO2। यहाँ पे दो एंजाइम कार्य करेंगे। इधर देखिए प्रभु जी, यहाँ पे दो एंजाइम कार्य करेंगी। पहला डी कार्बोक्सिलेज, क्वेश्चन है सब, ये हल्के मत लीजिएगा। डी कार्बोक्सिलेज। दूसरा एंजाइम काम करेगा वही डिहाइड्रोजिनेज। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ NAD बन रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज तो काम करेगा ही, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा? डिकार्बोक्सिलेज भी काम करेगा। बोलिए ना। और ऊपर वाले में केवल एक काम करेगा, कौन? डिहाइड्रोजिनेज। बोलते हो ना। ये कब कहाँ होगा? बैक्टीरिया में। और ये कहाँ होगा? ईस्ट में ये बन रहा है। ये एंजाइम कार्य करेंगी, याद करिएगा। जैसे पढ़ा दे रहा वैसे खाई रट मारो, दिमाग में कहो भूलेगा नहीं है। वो ऊपर से आपको ये दिखाया हुआ है ग्लूकोज, ये दिखाया ना। पायरुविक एसिड बनाना है आपको बस खाली, वो तो बेवकूफ़ बनाया है तुमको। ग्लूकोज से क्या बनाया हुआ है? देखो जरा, ग्लूकोज से क्या बना के दिखाया हुआ है? ग्लूकोज 6-फास्फेट बना दिया है। अरे वो तो होबे करता है, ग्लूकोज 6-फास्फेट। फिर क्या बना के दिखाया है? फ्रक्टोज 6-फास्फेट। हाँ, फ्रक्टोज नहीं बनाया ना। क्या बनाया बताओ? चलो 3 के वैसे ही खाली। हाँ, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लो। नहीं बनाने कोई बात है नहीं इसका। ग्लिसरिक, और इससे बन गया पायरुविक एसिड, डायरेक्ट बना दिया है। फास्फेनिल पायरुविक एसिड नहीं दिखाया है? फास्फेनिल पायरुविक एसिड दिखा दो आप भी। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और ये इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा स्टेप को मतलब देते हो। बोलो का सूर्यांश? डिस्टर्ब नहीं कर रहा तुमको, मोबाइल तुम्हारा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ। अब तो दोनों लोग के पापा से हमको मुलाकात करनी पड़ेगी। इनके पापा से पहले करें, तेरे पापा से बाद में। हाँ, दोनों लोग से बतियाएंगे, बतिया कहने के इनके शादी उदी कर दो, इन्हें गड़बड़ा रहे हैं। एक कहलाएंगे बात, जिसको कुछ नहीं करना उसको शादी करना है। बोलो ना, कह देंगे इनके अंदर गड़बड़ाई ऐसा ना आ रहा है। हाँ नहीं यार, उसमें अब पापा बतियाएंगे तब बात होगी आगे। हुआ है, बन गया? बोलो। इसको अगर आप नहीं याद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। पूरा लिख डालो तो स्टेप हुआ। बोलो ना यार। ये पायरुविक दांत यहाँ से लेना, सिर्फ ये 3, इधर देखो, ये 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड है ना। अगर यह पायरुविक एसिड बैक्टीरिया में जा रहा है तो इससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, NADH से NAD बनेगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। अगर यही वाला कहाँ जा रहा है? ईस्ट सेल में। ईस्ट सेल मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन। बोलिए ना। जब फर्मेंटेशन होगा तो इधर देखिए, फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ पे भी NADH से NAD बनेगा। लेकिन क्या होगा? अम्मा क्या परेशानी बताओ, कुछ पूछो न करो, पूछो। ये देखिए, ईस्ट देखो, डिकार्बोक्सिलेज वहाँ पे एंजाइम लिखा होगा, देख लो, और डिहाइड्रोजनेज भी लिखा होगा। दोनों एंजाइम काम कर रहे हैं। हम एक इतना पोथा लिखवा दें कि एक शब्द में लिखवा दें तब बात बनेगी। ये डिकार दोनों काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए डिकार्बोक्सिलेज, NADH से NAD बनाने के लिए डिहाइड्रोजनेज। बोलो ना।
डिहाइड्रोजनेस दोनों काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, इथेनॉल अल्कोहल भी बन गया और इथेनॉल अल्कोहल पीने का आनंद भी मिल गया। बोलिए ना, दारू इसी को बोलते शराब। और ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, दूध से यही तो बनता है। बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो पागल हो जाएंगे आप। इसके लिए अब फिर हमारी मुलाकात कल होना चाहिए ना, और पढ़ा देंगे ना। और तो कृप साइकिलिया बिल्कुल पढ़ा डालेंगे भैया, मन तोरे समझ में आवक चाहिए। हाँ इधर देखो, सुनो, इरेज, यही बात कर रहे हैं, इरेज करें आप? कहाँ समझ में आ रहा है? ये आपके सेल के अंदर बातें हो रही हैं। सेल इसको समझते हो? इसको सेल कभी देखे हो? ये सारा रिएक्शन नहीं हो रहा है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। इधर देखो, सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। अच्छा इसको छोड़ दो, ये वही वाला ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, बोलो ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, और फिर जो है इधर देखिए फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड, वही ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप है। अब ये पायरुविक एसिड इधर देखो, अगर ये एनारोबिक हो रहा है तो यही प्रोसेस होगा, समझ रहे हैं ना? यही प्रोसेस तब होगा एनारोबिक में। ये देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है। अगर बैक्टीरिया में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अब इधर देखो, बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर कौन है, यीस्ट है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो अगर क्या हो जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहीं पे और लिंक करा दे रहे हैं, सुनो, अगर यहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो यहाँ पे जानते क्या होगा, NAD से NADH बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यहाँ पे बन हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, बन जाएगा एसिटिल कोए, कै कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, और यही एसिटिल कोए एंजाइम कहाँ जाएगा, यहीं पर लिंक करा लो, इसको भी जोड़ लो, ये कहाँ जाएगा फिर, क्रेब साइकिल में जाएगा। हम एक का साथ जोड़ दे रहे हैं सब। अगर एरोबिक, ये कब होगा, ये होगा एरोबिक कंडीशन में। किस कंडीशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब जो नहीं समझ पाया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2-3 बार आपको समझा देंगे, समझ रहे हैं ना? एक बार में एक बनेगा, 2 बार में 2 ठो, 2 बार बनेगा नहीं है। एक 3 कार्बन वाला एक ठो है, बोले यार 3 कार्बन वाला एक ठो है पायरुविक एसिड, तो ये एक पायरुविक एसिड से एक एसिड को एंजाइम बना, 2 से 2 पायरुविक एसिड बनाया ना, 2 से 2 बनेगा, तो NADH भी कैटो बन जाएगा, 2 बनेगा, और कितना, ये 2 बन जाएगा, 2 ठो, क्या प्रॉब्लम है? और यही जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल मिलेगा, हमारी मुलाकात फिर क्रेब्स साइकिल के साथ हो जाएगी, और जो बातें होंगी और सब समझा देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन बताइए आप। चलें, चलते हैं, बाय।